अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम CSS के बारे में थोड़ा सा टच करेंगे कि जो HTML के अंदर जो CSS इस्तेमाल होती है उसको हम कैसे जो है ना वो HTML के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वैसे तो CSS एक अलग टॉपिक है, पूरी एक उसकी डिज़ाइनिंग है, लेकिन हम थोड़ा सा इसके अंदर टच करना ज़रूरी है कि सिर्फ HTML की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर CSS जो है ना वो कैसे रोल अदा करती है। तो CSS का जो सिंपल जो वर्डिंग है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट के जो है ना इसकी एब्रीविएशन है, और इसके अंदर बहुत सारा काम जो है ना वो CSS का जो है ना HTML का CSS के अंदर स्टोर होता है। ये जो तमाम जो पेजेस हैं उनके लेआउट को कंट्रोल करती हैं। ये एक पेज के अंदर जो एक पेज जो वेबसाइट का जो बहुत सारे पेज होते हैं, सारे पेजों को एक ही स्टाइल से और एक तरह से कंट्रोल कर सकती है। तो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और इसका जो ना फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि HTML जो स्ट्रक्चर है वो सिंपली एक डिज़ाइन है, लेकिन अगर हमने उसको जो है ना एक एब्सोल्यूट फॉर्म में और एक मॉडिफाइड फॉर्म में हमने उसको लेके आना है, तो एक प्रेजेंटेबल फॉर्म है, तो हम CSS लाजमी उसको चाहिए होती है। तो हम बेसिकली CSS जो है वो तो पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे इसको थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इसका। तो एक तो होती है कि हम जो CSS जो यूज़ करते हैं वो इनलाइन इनलाइन से मुराद है कि जैसे हमने देखा कि हमने हेडर वन के अंदर एक टैग लगा लिया, उसकी अपनी स्टाइलिंग कर ली, फिर जो है ना एक पैराग्राफ लगा लिया, उसके अंदर अपनी स्टाइलिंग कर ली, या कोई इमेज लगा दी है तो उसको एक डेफिनेटली स्टाइल दे लिया। तो वो तो एक हो गया इनलाइन CSS। तो दूसरी जो ना एक होती है कि हम जो है ना एक जेनेरिक तौर पर एक फाइल में जो सारा जो है ना CSS कोड जो है ना सेव कर देते हैं, और उसको हम जो है ना अपनी किसी भी HTML जो है ना पेज के अंदर यूज़ कर लेते हैं, तो वो भी एक हो गया। और उसका फ़ायदा ये होगा कि उसको हम जो है ना एक्सटर्नल CSS कहते हैं। तो इंटरनल में तो हम जो है ना वो क्या कहते हैं कि उस सेम पेज के ऊपर एक हेडर टैग के अंदर हमने CSS लगा ली, तो कोड हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमने 10 पेज बनाने हैं तो फिर हम हर पेज के ऊपर जो है कोडिंग ऐड करेंगे, हमारा पेज लेंथी हो जाएगा। बजाय बजाय से कि हमने एक अलग एक एक्सटर्नल एक फ़ाइल बना ली CSS की, और उसको अपने जो है ना HTML पेज के अंदर इंक्लूड कर लें, तो उसकी फंक्शनलिटी हम जो है ना यूज़ कर पाएंगे। और अगर हमने वहाँ पे 10 पेज बना लिए हैं, तो 10 पेजों के अंदर ये होगा कि हमें सिर्फ जो है ना वो एक्सटर्नल शीट जो है इंक्लूड करनी है, और उसकी फंक्शनलिटी हम यूज़ पर कर पाएंगे, और हमें कोड कहीं से एक जगह चेंज करना पड़ेगा और सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गई CSS। उसके एक्सटर्नल इंटरनल जो है ना इसके अंदर दोनों में आ गई। हमने एक्सटर्नल भी देख लिया, इंटरनल भी। अच्छा, उसके बाद CSS जो है ना कलर है कि CSS जो है ना कलर कौन कौन से होते हैं जी, और उसके फॉन्ट कैसे होते हैं, और साइजिंग जो है ना हम कैसे कंट्रोल करते हैं। उसके बाद CSS के थ्रू हम बॉर्डर जो है ना अपना बॉर्डर भी कर सकते हैं, डिव का बॉर्डर है या कोई और बॉर्डर है, इस तरह उसकी पैडिंग है, इस तरह मार्जिन है, और इस तरह जो है लिंक है, और एक्सटर्नल जो है ना CSS वो कैसे काम करती है। तो हम जो है ना इसको वन बाई वन जो है ना कोड के अंदर देखते हैं। तो हम अपनी कोड बुक में चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम जब देख रहे हैं कि हम सिंपली जो है ना अगर हम इनलाइन CSS वो हमने 2-3 दफ़े पहले पढ़ चुके हैं वीडियो में, तो हम सिर्फ इसको देख रहे हैं कि इनलाइन CSS क्या होती है। ये इनलाइन CSS है कि हमने एक ऐसे हेडर टैग लगाया और उसके अंदर स्टाइलिंग दे ली, तो वो इनलाइन CSS हो गई। तो इसको हम प्रेजेंट कर देखते हैं कि ये कैसे नज़र आती है। तो ये सिंपली वही जो हमने पहले कई दफ़ा की है इसको। अच्छा, उसके बाद इंटरनल CSS क्या होगी कि हम जो है ना यहाँ पे ये चीज़ें यूज़ नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे यूज़ नहीं करते। हम जो है ना ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हेडर टैग लगाते हैं। हेडर टैग सिंपली ये हेडर वन हेडर, और यहाँ पे स्लैश के साथ हेडर टैग उसका क्लोज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, अभी यहाँ पे जो हमारा है कोड है, जो जिस पे हमने अप्लाई करना है वो यहाँ पे हमने लिख लिया। ठीक है, जब यहाँ पे लिख लिया तो यहाँ पे अभी हम इसको रिफ़्रेश किया, तो यहाँ पे सिंपली ये अपनी जो ना डिफ़ॉल्ट फॉर्म में नज़र आया। अगर हम कहते हैं कि इसकी स्टाइलिंग लगाएं, तो हमने यहाँ पे एक स्टाइल का टैग लगाना है हेडर के अंदर, और यहाँ पे क्लोज़ कर देना है उसको। ठीक है, ये क्लोज़ हो गया। अब इसके अंदर हम जो है ना वो अपनी यूज़ करेंगे कोडिंग CSS की। तो वो कैसे करेंगे जी, ये हो गया बॉर्डर। इसकी फंक्शनलिटी ऐसे होती है कि यहाँ बॉडी हमने यूज़ की,
बॉडी का मतलब ये है कि जो जो इंटरनल CSS है या इंटरनल पेज है उसकी बॉडी का जो कलर है वो ये होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंपली वो उस पूरी बॉडी पे अप्लाई हो जाएगा। इसको हम सेव करते हैं और इसको देखते हैं कैसे है जी। ठीक है, ये देखिए पूरा पेज है ना, जो हमारा विजिबल पेज था वो सारा वो उसी कलर में वापस रिटर्न हो गया। अच्छा, अभी हम चाहते हैं कि हम जो हेडर 1 यूज़ किया है हमने उसको जो है ना कलर थोड़ा सा डिफरेंट करें, तो वो कैसे करेंगे जी। सॉरी, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इसका टैग लगाना है। ठीक है, ये हो गया। अभी हम ये सिंपली एक ही इसका तरीक़ाकार है, कोई मुश्किल नहीं है। यानी हेडर 1 आपने लगाया और एक ब्रैकेट ओपन की और यहाँ पे उसका कलर लगाया ब्लू, और ये सारी जो ना डबल कोटेशन मार्क्स और ये ब्लू, और आगे आगे जैसे सेमीकोलन लगाया और फिर इसको क्लोज कर दिया। तो ये इसका पूरा हेडर का 1 का जो ना ये एक सिंपली एक ब्लॉक कोड हो गया, और इस ब्लॉक कोड को जो ना यहाँ पे सिंपली हेडर 1 की तरह अप्लाई हो जाएगा। अभी हम सेव करते हैं और उसको देखते हैं कि ये अप्लाई होता है या नहीं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये ब्लू हो गया, हमने सिंपली इसके अंदर ब्लू ही लिखा था तो ये ब्लू हो गया। तो अगर हम चाहते हैं कि ये पैराग्राफ के अंदर ऐसी अपनी अप्लाई करें, पैराग्राफ के अंदर ये पी है, पी पैराग्राफ के लिए है, और यहाँ पे हमने कलर रेड लगा दिया उसका, तो सिंपली जो ना यहाँ पे वो ओपन होगा, यहाँ पे क्लोज होगा, ये एक ब्लॉक कोड हो गया, और ये पी जो ना इस पूरे पैराग्राफ के अंदर अप्लाई होगा। अभी हम इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ हो गया। अच्छा, अभी हम चाहते हैं कि ये हेडर 1 यहाँ पे एक और हमने हेडिंग लगा दी है, ये अगर अब हम इसको देखते हैं कि इस पर कैसे अप्लाई होती है, ये बिल्कुल उसी से इस पर वही कोड द्वारा जो हेडर 1 वाला कोड है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। अगर हम इसका कलर जो है ना वो वाइट कर देते हैं तो ये दोनों का कलर जो है ना वही यहाँ पे वाइट हो जाएगा। तो हमें सिंपली जो है ना एक लफ्ज़ इस्तेमाल करने से हमारी पूरी जो है ना स्ट्रक्चर जो है ना वो चेंज हो गया। तो ये हमारा इंटरनल CSS का जो फ़ायदा है कि हम एक जगह कोड हम चेंज नहीं करते हैं, फिर हम सब जगह पे अप्लाई हो जाता है। अच्छा, एक्सटर्नल CSS कैसे होती है जी। हमने वो क्या करना है कि हमने एक हेडर के अंदर एक नई फाइल बनाई, यहाँ पे हम एक फाइल में बना लेता हूँ नई। ठीक है, और इसको सेव एज करता हूँ अपने उसी फोल्डर के अंदर जहाँ पे ये पड़ा हुआ है। फोल्डर के अंदर CSS डॉट नहीं स्टाइल style.css। तो हम क्या करते हैं कि यानी इसको CSS की ना एक्सटेंशन के साथ लेके आना है, तभी हम इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे जी, हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे हेडर के अंदर जो है ना वो ये इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एस हो गया, यहाँ पे एस करते हैं जी। स्टाइल CSS ये href ये इसकी लिंक है, ये इसके रिलेटिव इसका स्टाइल शीट है, यानी हमने स्टाइल शीट इंक्लूड की और हम जो है ना इसको यहाँ पे लेके आए। इसको हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। इंक्लूड करने का तरीका बहुत सिंपल है। तो हम अभी क्या कर देंगे, ये कोड जो है ना उठाते हैं यहाँ से और इसके अंदर जाके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे अभी हमने कोई जो है ना उसका ओपनिंग क्लोजिंग टैग नहीं लगाना, सिर्फ सिंपली हमने वो कोड पेस्ट कर दिया। वो पेस्ट करने के साथ जो है हम यहाँ इसको सेव करते हैं और इसको इसका फंक्शन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, ये मतलब ये है कि वो जो शीट हमने बनाई थी वो बिल्कुल सही काम कर रही है, और वहाँ पे जो है ना वो अपना उसका कनेक्शन इसका बन गया। हम पैराग्राफ को ख़त्म करते हैं और इसको देखते हैं जी, यहाँ पे कोई एक्सट्रैक्शन हुआ है, देखें यहाँ पे वो कलर चेंज हो गया इसका, यानी पैराग्राफ वाला कलर हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, दोबारा इसको रिज्यूम कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं, ये हमारे पास वापस आ गया। ये एक्सटर्नल शीट अब ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पे आपने सिर्फ एक लाइन का कोड लिखा, इंक्लूड किया और यह जगह अप्लाई हो गया। अच्छा, ये एक्सटर्नल शीट का इस जो ना फ़ायदे हैं, और इसके साथ जो ना हम क्या करते हैं जी, हमने थोड़ा सा इस कोडिंग के अंदर एडिंग करते हैं। हम कहते हैं कि ये हेडर 1 का जो कोड है ना इसके अंदर थोड़ी सी हम स्टाइलिंग दे देते हैं। तो ये हम हेडर 1 का कोड के स्टाइलिंग देने के लिए हम ये इसकी फैमिली फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट साइज़ 300 कर दिया। फिर हमने पैराग्राफ का जो ना वो फ़ॉन्ट कोई और कर दिया और उसको जो ना साइज़ का और कर दिया। तो अब ये अब देखने के लिए हम दोबारा जो ना इसको रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसका दोनों की साइजिंग भी बड़ी हो गई और पैराग्राफ का साइज़ भी बड़ा हो गया।
तो ये हमारी CSS यानी हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सही काम कर रहा है। और यहाँ पे सिर्फ एक लाइन कोड अब लगाने से हमारा जो है ना पूरी स्टाइलिंग हमारी कंट्रोल में आ गई है। अच्छा, इसके साथ हम बॉर्डर लगाते हैं कि हम कहते हैं कि CSS जो है ना पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर लगाया जाए। तो यहाँ पे हम पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर लगा देते हैं। दोबारा ऐसे पेज पे आते हैं, पेज बॉर्डर पैराग्राफ। अच्छा, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ कलर एक ही है तो हम कलर इसका येलो कर देते हैं जी, थोड़ा सा नुमाया नज़र आएगा। देखिए, ये देखिए यहाँ पे उसका उस जो पैराग्राफ के अंदर जो था वो बॉर्डर हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके साथ पैडिंग है, पैराग्राफ के अंदर पैडिंग कैसे यूज़ करेंगे, पैडिंग का क्या हो जी इफेक्ट है जी। यहाँ पे हम इस पैराग्राफ के अंदर पैडिंग भी आते हैं, 30% कर दी है। देखिए, ये देखिए यहाँ पे उसको पैराग्राफ की जो भी था उसकी जो एरिया था उससे पैडिंग जो है 30% चारों तरफ से जो है ना वो एक उसकी जगह बन गई है। पैडिंग उसको यानी बॉर्डर से जो है ना वो हट गई है। अच्छा, मार्जिन हम रखते हैं जी। मार्जिन कैसे होगा, मार्जिन अभी क्या चीज़ होती है जी, इसको देखते हैं। ये हमने मार्जिन पैराग्राफ का रखा, सेव किया, और ये देखिए मार्जिन का मतलब ये होता है कि ये लेफ़्ट राइट अप डाउन इन दोनों की तरफ से जो है ना ये 50-50 पिक्सल जो है ना वो एक थोड़ा सा फासा देके रखेगा। अच्छा, एक्सटर्नल शीट भी हमें समझ में आ गई। तो हम इसको समराइज़ करते हैं कि हमने सिंपली जो है ना एक लगाया सिंपली इनलाइन CSS, एक्सटर्नल CSS, और हमने इसकी फॉन्ट साइज कलरिंग देखी, पैराग्राफ बॉर्डिंग देखा पैराग्राफ का, फिर पैडिंग उसकी चेक की, मार्जिन चेक किया, और हमने एक एक्सटर्नल शीट जो है ना इसको कनेक्ट करके और एक बना के इसको आपस में कनेक्ट किया ताकि हमारी फंक्शनलिटी चेक हो सके। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। दोबारा इसको सुन लें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अगर आप इसको सीख रहे हैं तो आप लाजमी तौर पर ये आपके बहुत काम आएगी। थैंक यू वेरी मच।